दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने सब्जेक्टिव का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों को देखना है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला। और हाँ, देखकर रट्टा नहीं लगा रहे मेरे दोस्तों, मैं पूरी तरह से आपके दिमाग में फिट करके यहां से जाने वाला हूं, तो तैयार रहिएगा। और हाँ, आने वाला जो सब्जेक्ट है जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गई, हमारा हिस्ट्री हो गई, इन सब सारे सब्जेक्ट का अगर महा मैराथन क्लास अगर चाहते हैं वो भी फ्री में, तो मेरे दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कराना भूलें। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एक लिंक, उस लिंक के माध्यम से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, मैराथन क्लास आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। आइए सर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बताइए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में क्या अंतर है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था सर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है और इसकी क्या क्या विशेषता है, मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को समझाया था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहा जाता है जहां पे बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता हो। साथ ही साथ पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहिर्गमन और अंतर्गमन के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगती है। साथ ही साथ हमारा जो एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है इसमें समरूप वस्तु पाए जाते हैं, यानी एक ही प्रकार के वस्तु मार्केट में बेचा जाता है। और एक क्वालिटी इसमें यह बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत एक ही होती है। अगर मेरे दुकान में 20 रुपया किलो आटा है तो इस बाजार में जितने सारे दुकान है सारी दुकान में कितना है मेरे भाई, 20 रुपया किलो ही आटा आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए सर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का पहला जो पॉइंट होती है, ध्यान से सुनेगा, रट्टा ना लगाना। औसत आगम जिसे हम लोग बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू, और सीमांत आगम दोनों बराबर होती है। औसत आगम को लीजिए और सीमांत आगम को लीजिए, दोनों क्या होती है मेरे भाई, बराबर होती है। इसके बाद बताओ सर, औसत आगम और सीमांत आगम से अधिक होता है। जो हमारा एक अधिकार बाजार में अगर मैं चलूं, इस बाजार में दोनों क्या है मेरे भाई, इक्वल है। ओके, अगर इस बाजार की मैं बात करूं तो इस बाजार में क्या होगी, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से। ठीक है, फिर से सुनिएगा, औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। लेकिन मैं बात करूं एक अधिकार बाजार में तो औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होती है। औसत आगम सीमांत आगम से क्या होती है मेरे दोस्तों, अधिक होता है। अगर दूसरा पॉइंट में लेके चलूं तो वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होता है। इसमें जो वस्तु की कीमत होती है, इसमें जो हमारा वस्तु की कीमत होती है, इस वस्तु की जो प्राइस होता है वो होता है हमारा क्या मेरे दोस्तों, दोनों बराबर होती है। चाहे आप एवरेज रेवेन्यू लीजिए या मार्जिनल कॉस्ट लीजिए, सीमांत उत्पाद लीजिए, दोनों क्या होता है, समान होता है। अगर मैं लेके चलूं आप लोग का पॉइंट नंबर 2 में, एकाधिकार बाजार में तो वस्तु की कीमत और सीमांत लागत से अधिक होता है। वस्तु की जो कीमत होगी मेरे दोस्तों वह सीमांत लागत से क्या होगा, अधिक होगा। यहां पे इक्वल हो रहा है और यहां पे मेरे दोस्तों क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर यहां पे हमारा क्या हो रहा है, ग्रेटर देन हो रही है। ओके, तीसरा पॉइंट पे आते हैं सर, पॉइंट को समझिएगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाएगी ना तो ऑटोमेटिक ये हिंदी आप खुद से ले लेंगे। इसका मतलब क्या कि औसत आगम और हमारा सीमांत आगम क्या होगी, बराबर होगा। इसका मतलब क्या, औसत आगम ज्यादा होगा हमारा सीमांत आगम से। ये पॉइंट समझ में आ गया। हमारा औसत आगम जो हमारा दोस्तों याद रखना है कि जो हमारा औसत आगम है वो हमारा सीमांत लागत से क्या है, बराबर है। यहां पे क्या है, औसत आगम ज्यादा है किससे, सीमांत लागत से। ओके सर, पॉइंट नंबर 2 दोनों पॉइंट को हम लोग बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं सर। तीसरा पॉइंट, दीर्घकालीन में केवल स्थिर लागत दशा में उत्पादन संभव है। ये जो हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हाँ, किस टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म कंडीशन के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म का नहीं होता है। इसमें हमारा 10 साल 20 साल का बिजनेस किए जाते हैं। अगर यही चीज अगर मैं बात करूं, हमारा याद रखना मेरे दोस्तों, हमारा एक अधिकार बाजार में यह होता है हमारा दीर्घकाल में घटती लागत, स्थिर लागत एवं बढ़ती लागत तीनों दशा होती है। इसमें आप शॉर्ट टाइम के लिए भी बिजनेस कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए भी बिजनेस कर सकते हैं, और एवरेज जो होती है इस टर्म कंडीशन को भी आप फॉलो कर सकते हैं एक अधिकार बाजार में। लेकिन मेरे भाई आप जो है दीर्घ का अगर मैं बात करूं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अगर आप चाहते हैं मुझे बिजनेस करना है तो आपको लॉन्ग टर्म कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा। अब बात करते हैं सर हमारा पॉइंट नंबर 4 में, दीर्घकालीन में केवल सामान्य लाभ की दशा संभव है।
और अगर मेरे दोस्तों अगर लॉन्ग टाइम के लिए मैं बिजनेस करूं ना, तो एक समय ऐसी आएगी जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इतना रुपया का प्रॉफिट भी है। लॉन्ग टर्म कंडीशन में जो हमारा लॉस है वह ना के बराबर होती है, इसमें प्रॉफिट हमें ज्यादा मिलती है। अगर इसी चीज को लेकर चलूं हमारा एक अधिकार बाजार में, तो दीर्घकाल में केवल लाभ ही मिलता है। अभी इसने कहा कि दीर्घकाल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होती है, चाहे लागत घटती हो या स्थिर या बढ़ती है। लागत घटे, स्थिर रहे या बढ़ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे दोस्तों क्या होगी, दीर्घकाल में ही सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है। अगले पॉइंट पे आते हैं सर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे, उत्पादन स्तर अधिक और कीमत कम होती है। इसमें उत्पादन स्तर अधिक और कीमत कम होती है, इसमें ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन किए जाते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, उत्पादन किए जाते हैं। अगर इसमें बात करूं तो कीमत ऊंची, इसका ठीक ऑपोजिट होता है। इसका मेरे भाई क्या होती है, ठीक इसका ऑपोजिट होता है। एक याद रखेंगे तो एक ऑटोमेटिक आपके सामने रिलीज हो जाएगी। इस चीज को आप याद रखना है भाई, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट लिखना है, छठा पॉइंट पे ज्यादा गौर नहीं करना है, ठीक ना। तो आपको, मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और हमारा एक अधिकार बाजार किससे कहते हैं और क्या अंतर है, इसमें आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते सर दूसरा क्वेश्चन पे, संतुलन कीमत क्या है, रेखाचित्र द्वारा दर्शाइए। संतुलन का मतलब होता है बैलेंस। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं मेरे शेर सन्नियों, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, बैलेंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही पूछा गया, व्हाट इज बैलेंस प्राइस, ड्रॉ द अपसाइड डायग्राम, ठीक है। संतुलन कीमत वह कीमत है, बैलेंस का मतलब क्या, देखिए ये हमारा कलम है, ये हमें बैलेंस करके दिखा रही है, क्या है बैलेंस। लेकिन मेरे दोस्तों अगर यहाँ पे रखूंगा तो बैलेंस होगा, नहीं हो पाएगा। वही चीज क्या रहा है कि संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। आप मांग लीजिए, डिमांड लीजिए, ये सप्लाई लीजिए, दोनों क्या होते हैं मेरे भाई, बराबर होती है। ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं क्या, संतुलन कीमत। ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे शेर सन्नियों, हमारा याद रखना है क्या हो जाएगी, तो संतुलन कीमत। समझ में आ रही है ना। वही कह रहे हैं कि संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। मांग लीजिए या पूर्ति लीजिए, क्या होगी, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, जो मैंने बराबर करके भी दिखाया। या जहां क्रेता की खरीद, जहां पे क्रेता की खरीद तथा विक्रेता की बिक्री एक दूसरे के समान होती है। यानी 10 किलो मैं चावल लेकर बैठा हूं बेचने के लिए, तो 10 किलो मेरे पास ग्राहक आया है, जितना डिमांड मैं उतना ही सप्लाई कर रहा हूं, जितना लोग मेरे पास आते हैं एवरीडे उतना ही मैं सप्लाई कर रहा हूं। समझ में आ रही ना। मैं रोज 50 क्विंटल आलू का खपत करता हूं, मैं 50 क्विंटल आलू को ही मंगवाऊंगा, जितना डिमांड होगी मैं उतना ही सप्लाई करूंगा, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण मांग तथा पूर्ति की शक्ति द्वारा होती है। बस इतना लिखना है, 3 मार्क्स से लेना है और मेरे दोस्त आपको घर लौट कर आ जाना है। यह डायग्राम ना बनाना भूला, यही हमारा है। ये हमारा डिमांड हो गया, ये हमारा सप्लाई होगी, और दोनों क्या हो गया मेरे भाई, इक्वल हो गया। इलास्टिसिटी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गई यार। प्राइस दोनों का क्या है, सेम टू सेम है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि ये पॉइंट आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर अल्प अधिकार बाजार किसे कहते हैं, इस बाजार की विशेषता क्या है। अब आते हैं सर थोड़ा समय के लिए अल्प अधिकार। अल्प का मतलब ही पता चल रहा है मेरे दोस्तों, क्या अल्प का मतलब पता चल गया सर, थोड़ा सा। अल्प का मतलब पता चल रहा है सर हम सभी को, थोड़ा सा। सुनिएगा, अल्प अधिकार बाजार की एक ऐसी व्यवस्था है, अल्प अधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति है, सिचुएशन है मेरे दोस्तों, याद रखना है कि जिसमें कुछ उत्पादक समरूप अथवा विवेकपूर्ण वस्तु उत्पादन करते हैं। समरूप का मतलब समान, विवेकपूर्ण का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों जरूरत का सामान, ठीक है। यदि वह एक दूसरे के प्रतियोगिता होती है तो गला काट प्रतियोगिता होते हैं, तथा यदि वह संघ बना लेते हैं तो एक अधिकार जैसा अवस्था बन जाते हैं। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, हम लोग मार्केट में एक ही प्रकार का सामान बेच रहे हैं, ठीक। अब हम लोग एक प्रकार का सामान बेच रहे हैं ना, और हम सामान को बेच रहे हैं 20 रुपया में, ये क्या बेच रहे हैं 10 रुपया में, ये कितना बेच रहा है 30 रुपया में। तो ये हमारा हो गया गला काट प्रतियोगिता। हमारे अंदर में क्या हो गया, कंपटीशन आ गया। क्या भाई, मेरे अंदर में, सबके अंदर में, इस मार्केट में जितने सारे लोग सामान बेच रहे हैं सबके अंदर में क्या आ गया, कंपटीशन आ गई। इसे हम लोग बोलते हैं गला काट प्रतियोगिता।
यानी हमारे पास वस्तु का क्वालिटी, वस्तु का वजन सेम टू सेम है, तो कोई ले रहा है 30 रुपया, तो कोई 20 रुपया, तो कोई 10 रुपया। इसी को बोलते हैं हम लोग गला काट प्रतियोगिता, और मेरे भाई इसी को हम लोग बोलते हैं एक प्रकार का हमारा अल्पाधिकार बाजार। ठीक है, और ये जब हम लोग संघ बना लेते हैं, जब हम लोग संघ बना लेते नहीं भाई, देखो कल 20 रुपए में बेचे हैं, लेकिन आज सबको 25 रुपए बेचना, तो इससे हमारा बाजार के लोगों को क्या होती है मेरे भाई, प्रॉफिट होता है बेचने वालों का। ठीक है, अल्पाधिकार बाजार की क्वालिटी की बात करते हैं सर, अल्पाधिकार बाजार की क्या क्या विशेषता है। पहला पॉइंट, इस बाजार में थोड़ी संख्या में बड़े उत्पादक तथा बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं। इस बाजार में सामान बेचने वाला कम होता है, खरीदने वाला ज्यादा होता है। इस बाजार की बात करूं तो इसमें खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, लेकिन बेचने वाले थोड़े से होते हैं। आइए पॉइंट 2, इस बाजार में एकाधिकार तथा एकाधिकारिक प्रतियोगिता की विशेषता पाई जाती है। अगर मैं बात करूं, हमारा मेरे दोस्तों याद रखना है, जो हमारा एकाधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार है, इसमें हमारा एकाधिकार बाजार और हमारा जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, दोनों की क्वालिटी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सर, उद्योग की विभिन्न फर्मों में कीमत उत्पादन संबंधित निर्भरता पाई जाती है। अब उद्योग, फैक्ट्री की बात आ जाती है, जब फैक्ट्री की बात आती है तो ख्याल होता है कि फैक्ट्री के विभिन्न अलग अलग फर्मों में कीमत निर्धारण, कीमत उत्पादन संबंधित निर्भरता पाई जाती है। तीसरा, चौथा पॉइंट था सर, उद्योग में कीमत स्थिरता पाई जाती है। उद्योग में कीमत स्थिरता पाई जाती है, उद्योग में कीमत स्थिरता पाई जाती है, अर्थात वस्तु की कीमत एक बार निर्धारित निश्चित की जाए तो दीर्घकाल के लिए टिकी रहती है। मान के चलिए आज मैं आलू का रेट बता दिया हूं 10 रुपया पर केजी, तो ये आलू का जो कीमत है मेरे दोस्तों, ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी, चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अल्पाधिकार बाजार की सबसे बड़ी विशेषता यही रहा कि एक बार अगर सामान का दाम अगर फिक्स हो गई तो ये लॉन्ग टाइम तक इसी प्राइस में ही आपको बेचना पड़ेगा। जिस एग्जाम्पल में देख सकता है मेरे दोस्तों, हमारा मटन, आप देखिएगा मेरे भाई, होली के मौसम आते हैं ना, उसी समय दाम बढ़ जाती है, जो पूरे साल भर तक रहती है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं। मेरे दोस्तों मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, उससे समझने से पहले मैं एक डायग्राम लेकर आया हूं, इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हमारा हो गया गेहूं, फिर हमारा आटा, फिर हमारा ब्रेड। सुनिएगा, गेहूं हमारा हो गया कृषि पदार्थ, या तो हम लोग इसको बोलते हैं प्राथमिक पदार्थ। आटा, गेहूं से हम लोग कन्वर्ट करेंगे आटा में, ये हमारा मध्यवर्ती वस्तु हो गया। अब आटा से हम ब्रेड बनाए, रोटी बनाए, चापत्ती बनाए, चॉकलेट बनाए, बिस्किट बनाए, कुछ भी बनाए, ये हमारा हो गया अंतिम वस्तु। ये हमारा हो गया क्या, तो बताएंगे सर ये हमारा हो गया अंतिम वस्तु। ओके, तो आपसे पूछा गया मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, ये वस्तु आपसे पूछा गया कि किसे कहते हैं। ओके सर सुनिएगा, मध्यवर्ती वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अंतिम वस्तु के निर्माण में, अंतिम वस्तु के निर्माण में प्रयोग होने वाली मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। अंतिम वस्तु के निर्माण में प्रयोग होने वाले वस्तु को हम लोग मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल, मुझे अगर बिस्किट बनाना है तो मैं बिस्किट कहां से बनाऊं, आटा से, तो आटा हमारा क्या हो गया मेरे दोस्तों, मध्यवर्ती वस्तु, और अंतिम वस्तु होगा हमारा क्या, तो बताएंगे सर बिस्किट। नहीं समझ में आया, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। मध्यवर्ती वस्तु अंतिम वस्तु के निर्माण में, ये हमारा अंतिम वस्तु है भाई, अंतिम वस्तु के निर्माण में प्रयोग होने वाली मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। बस इतना याद रखना है, अंतिम वस्तु के निर्माण में भूमिका निभाने वाले वस्तु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती वस्तु। या कोई भी वस्तु अंतिम वस्तु बनने से पूर्व तथा मध्यवर्ती वस्तु की श्रेणी में रहता है। कोई भी वस्तु अंतिम वस्तु बनने से पहले ये मध्यवर्ती वस्तु में रहती है। जैसे गेहूं से आटा, आटा से ब्रेड, ब्रेड से मेरे दोस्तों यहाँ पे तरह तरह के सामान हम लोग ब्रेड से आटा से हम लोग बना सकते हैं। नहीं समझ में आया सर, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखिए, अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। देखिए मेरे भाई, अब आपसे पूछा गया है कि अंतिम वस्तु यहां पर किसे कहेंगे, तो आइए सर, अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स वह वस्तु जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर जाती है। वह वस्तु जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर जाती है तथा उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। जब इससे रोटी बनाया जाता है, जब इससे चॉकलेट बनाया जाता है, जब इससे मेरे दोस्तों ब्रेड बनाया जाता है, कौन खाएगा, चुकुम चुकुम चकम चुकुम चकम चुकुम खाएंगे। तो ये हमारा हो गया क्या मेरे भाई, अंतिम वस्तु। ठीक ना, देखिए फिर से सुनिए, नहीं समझ में आया तो, वह वस्तु जो उत्पादन की सीमा रेखा
वो वस्तु जो उत्पादन की सीमा रेखा बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार कर चुकी है। जैसे हमारा तीसरा में था, हमारा आटा को ब्रेड में कन्वर्ट किए, ब्रेड को हम लोग खाने लगे, तो ये हमारा क्या हो गया, तो हमारा सीमा रेखा पार कर चुकी है। ठीक है, तथा उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है और हम क्या कहते हैं, बस रात में खा रहे हैं, अंतिम वस्तु कहलाते हैं। अंतिम वस्तु विक्रय होने के बाद आर्थिक प्रवाह से बाहर चले जाते हैं। जब वस्तु मेरे दोस्तों बिक्री हो जाती है ना, तो सरकार जो पहले टैक्स लेता था, वह टैक्स लेने के बाद मेरे दोस्तों आप कोई भी प्रकार के टैक्स आपसे नहीं लगे सरकार, ये इतना याद रखना, ये हमारा सर अंतिम वस्तु है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आपको शानदार तरीके से यह अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बारे में सारा वो चीज समझ में आ गया होगा। अब आते सर राष्ट्रीय आय क्या है। एक क्वेश्चन सुनिएगा मेरे दोस्तों, 5 मार्क्स वाला, ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय को मापने के किन किन विधि होती है, दर्शाइए या व्याख्या करें। जो बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक सुनिए, समझिए इस चीज को, जो बोल रहा हूं ना सुनिए इस चीज को। सबसे पहले आप क्वेश्चन एक आता है हमारे यहाँ पे, राष्ट्रीय आय क्या है भाई, नेशनल इनकम क्या है। किसी देश या राष्ट्र में एक वर्ष के अंतर्गत, जैसे हम सभी को पता है कि हमारे देश में 1 अप्रैल को हमारे देश में बजट पास होती है और ये 31 मार्च तक चलती है। यस या नो, ये कितना तक चलती है, 31 मार्च तक चलती है। ठीक है ना, चलिए सर, तो 31 मार्च तक तो चलती है, तो हमारा 1 साल पूरा हो गया। तो 1 साल के अंदर में कोई भी देश कितने रुपया का खर्च किया, कितना रुपया का अर्निंग हुई है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। सुनिएगा, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, किसी देश या राष्ट्र में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। 100 करोड़ रुपया का मैंने इन्वेस्ट किया, 1 अप्रैल को मैंने देखूंगा कि 31 मार्च तक हमारा कितना रुपया का अर्निंग हुआ। देख रहा हूं 32 करोड़ हो गया, तो मेरे दोस्तों क्या हो गया कि 30 करोड़ लगाया था, 32 करोड़ हो गई, तो मेरा 2 करोड़ क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यही हमारा कहलाता है राष्ट्रीय आय, या देश की कुल जनसंख्या द्वारा अर्जित राष्ट्रीय आय भी कहलाता है। और देश के, दुनिया के जितने, हमारे देश के अंदर में जितने सारे लोग हैं, सारे लोगों ने जितने अर्निंग किए हैं, ये भी हमारा नेशनल इनकम में ही, राष्ट्रीय आय में ही शामिल किया जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने 1860 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में देश की कुल आय 340 करोड़ तथा प्रति व्यक्ति आय बताया था भाई। ठीक है, उस समय मेरे भाई याद है, प्रतिवर्ती आय मिस हो गया यहाँ पे, तो 340 करोड़ बताया था हमारे देश में, कब, 1860 में, दादा भाई नौरोजी। समझ में आ गई ना। चलिए सर, अब आते, ये तो हमारा आ गया सर राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। क्वेश्चन आते हैं ना मेरे भाई कि राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधि होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि राष्ट्रीय आय को हम लोग किस विधि से मापते हैं। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, 1 साल के लेखा जोखा के बजट भी कहते हैं, और मेरे दोस्तों हम लोग कहते हैं दूसरी भाषा में क्या, राष्ट्रीय आय। एक क्वेश्चन आता है सर, राष्ट्रीय आय को मापने की किन किन विधि से हम लोग दर्शाते हैं। पहला याद रखिएगा उत्पादन विधि, दूसरा व्यय विधि, तीसरा हमारा आय विधि। राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय को मापने की विधि का वर्णन करें। यह क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आता है। कितना मेरे भाई, टोटल 5 मार्क्स का आता है, इस चीज को याद रखिएगा। सुनिएगा, प्रोडक्शन मेथड क्या है, किसी निश्चित वर्ष में कोई भी 1 साल, अभी 25 चल रही है, तो 25 का पूरा 1 साल, किसी निश्चित वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापन विधि कहलाती है भाई। 1 साल में कितना रुपया का उत्पादन हुआ, कितना रुपया खर्च हुआ, जब इसको हम लोग मापते हैं तो उत्पादन विधि कहलाती है। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ सामान का होता है। सामान का मतलब गुड्स, याद है, गुड्स। व्यय विधि, एक्सपेंडिचर, यह राष्ट्रीय मापन की सर्वोत्तम विधि होती है। यह हमारा राष्ट्रीय जो विधि होती है मेरे भाई, व्यय विधि होती है, राष्ट्रीय आय की मापन का सर्वोत्तम और अच्छा विधि है। इसमें राष्ट्रीय आय का मापन बचत और व्यय के द्वारा किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय का मापन व्यय और बचत द्वारा किए जाते हैं। कितना रुपया लगाएं, कितना रुपया का खर्च भी, इसके बीच में जो पैसा बचती है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, आय विधि, इनकम मेथड क्या है, उत्पादन के साधनों पर लगे हुए समस्त व्यक्ति के आय के मापन द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन आदि आय विधि कहलाती है। मेरे दोस्तों एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे, अगर मुझे कहीं बताने में अगर मिस्टेक हुई है तो आप लोग माफ कीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन कर लीजिएगा, 5 मार्क्स का छपेगी।
जैसे मैंने बताया था ना पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषता है, मैंने आपको समझाया था। इसी तरह से ये आपको याद रख लेना है कि हमारा आपका पूछा जाएगा मेरे भाई कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं और राष्ट्रीय आय के मापने की क्या क्या विधियां होती है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगी 5 मार्क्स का, भूलिएगा नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर के अकॉर्डिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल बार बार रिपीटेड होती है। कुछ कुछ ऐसे प्रश्न है हमारे जिंदगी में हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उस चीज पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाने से पहले मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को एक खतरनाक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मध्यवर्ती वस्तु को मैं बताऊं, बाजार वाला देख लीजिए भाई। बाजार से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है सर कि बाजार से आप क्या समझते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं, जहां सामान बिकता है उसे बाजार कहते हैं। नहीं, नो भाई, व्हाट इज नो मार्केट। आपसे पूछा व्हाट इज मार्केट, तो मेरे भाई बाजार से अभिप्राय सामान्यतः वैसे किसी भी स्थान से है जहां वस्तुओं और सेवाओं के बेचने और खरीदने की प्रक्रिया संपादित की जाती है। बहुत सारे सामान बिक रहा है, उसे हम बाजार नहीं कह सकते। बाजार उस स्थान को कहा जा सकता है जहां पे क्रेता और विक्रेता दोनों मौजूद होती है। साथ ही साथ कोई भी सामान को खरीदने और बेचते समय जब कोई एक मूल्य पर दोनों संतुष्ट हो जाते हैं तो इसी डेफिनेशन को हम लोग बाजार कहते हैं, जो जेपी किन्स ने दिया था। इस चीज को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए 2 मार्क्स वाला, मुद्रा की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में हर दिन आता है भाई, हर दिन, हाँ हर साल नहीं, हर दिन। मुद्रा की परिभाषा दीजिए। मुद्रा का मतलब होता है पैसा। अभी बताइए, मैं पूछूंगा कि व्हाट इज मनी, आप क्या बताइएगा? मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज मनी, आप क्या बोलिएगा? कुछ नहीं बता पाएंगे मेरे भाई। देखिए मुद्रा किसे कहते हैं? एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। नहीं समझ में आया सर? फिर से सुनिए, आइए सर। एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। जैसे मेरे दोस्तों, मैंने दुकान गया, पॉकेट से निकाला 50 रुपया, दड़ाम से फेंका, मैंने कहा एक फाइल दे दीजिए, तो मुझे दे दिया भाई। तो ये क्या हो गया? हमारा विनिमय का माध्यम। रुपया लिखिएगा इस तरह से, रुपया विनिमय का कार्य करती है, अर्थात ये लेन देन का कार्य करती है, लोगों को सुविधा प्रदान करती है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं आप अपने मन से। अब ऐसा मत लिखिएगा पैसा उसे कहते हैं जिसे हम सामान खरीद सकते हैं, नहीं भाई, इतना आसान लिखने से नहीं होगा। लिखिएगा रुपया विनिमय का माध्यम है, जो जिसे हम लोग बोल सकते हैं लेन देन करने से हमें संतुष्ट मिलती है। पैसा कोई भी सामान को खरीदने के समय जब उसके बदले में हम पैसा देते हैं, यही हमारा मुद्रा कहलाती है। बस इतना याद रखना है मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब इसके बाद मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं आपका बजट, जो खतरनाक होते हैं मेरे दोस्तों। हाँ याद रखना है, क्या होते हैं मेरे भाई? बजट जो होती है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को देखना है भाई। चलिए सर बजट के बारे में बात करता हूं। सर बजट क्या है? सबसे पहले संतुलित बजट, अधिक बजट और घाटे के बजट क्या है, डेफिनेशन बाद में देखिएगा। सबसे पहले डेफिनेशन पाइए सर, बजट किसे कहते हैं, बजट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, बजट का अर्थ क्या होता है, बजट कब पेश किए जाते हैं। तब बजट देखिए मेरे भाई, बजट एक वर्ष के लेखा जोखा है। बजट एक वर्ष के या वित्तीय वर्ष के एक लेखा जोखा का दस्तावेज को हम लोग बजट कहते हैं। एक साल के अंदर में जो दस्तावेज होती है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बजट। बजट मेरे दोस्तों याद रखिएगा लैटिन भाषा का शब्द है जो बुगेट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ओके, बजट पेश किए जाते हैं ठीक 1 अप्रैल को और ये चलती है हमारा 31 मार्च तक, है ना। चलिए सर, बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत सरकार के समस्त आय और व्यय, मैंने अभी जस्ट बताया, आप एक्सपेंडिचर लीजिए या इनकम लीजिए, दोनों आय और व्यय का अनुमानित विवरण होता है। कितना रुपया का खर्चा हुआ, कितना रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, क्या लॉस हुआ या लाभ हुई है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बजट। यह देश की आर्थिक स्थिति एवं सरकार की प्राथमिकता को सूचक होती है। इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि मैंने सड़क विभाजन के लिए, सड़क बनाने के लिए मैंने 500 करोड़ रुपया दिया था, क्या सड़क सही तरीके से बना या नहीं, और उस सड़क से जो गाड़ियां गुजर रही है वह गाड़ी के द्वारा जो सामान को लिया जा रहा है उससे सरकार को इतना टैक्स मिल रहा है, उससे प्रॉफिट हुआ या नहीं, ये सारी चीज को देखा जाता है हमारा बजट के अंतर में ही। अब बजट जो होते हैं मेरे भाई वो हमारा
तीन टाइप का होता है, एक होता है संतुलित बजट, एक असंतुलित बजट, एक हमारा होता है सर आधिक्य बजट। आइए सर सबसे पहले बात करते हैं बजट के प्रकार, मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, संतुलित बजट और हमारा असंतुलित बजट। क्या मेरे भाई, संतुलित बजट और असंतुलित बजट। एक्चुअली तीन बजट होते हैं, संतुलित बजट, असंतुलित बजट, एक होता है हमारा आधिक्य बजट, एक होता है सर हमारा घाटे का बजट। आइए सर एक एक करके हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले आइए मेरे दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुना कीजिएगा। आधिक्य बजट किसे कहते हैं? सबसे पहले आइए सर देखिए मेरे भाई, आधिक्य बजट उसे कहते हैं जब सरकार ने 5 रुपया लगाया, ठीक है, और सरकार को मिल गया मेरे दोस्तों 7 रुपया, तो हम बोल सकते हैं सर 2 रुपया का क्या हो गया? प्रॉफिट। इसी को हम लोग बोलते हैं आधिक्य बजट। सरकार ने लगाया 10 रुपया और उसे एक साल के बाद प्राप्त हुआ कितना? 8 रुपये। मान के चलिए आपको प्राप्त हुआ है, मान के चलिए 7 रुपया, तो कितना रुपया का लॉस हुआ? तो बोलेंगे सर यहाँ पे -3 रुपया हो गया, यहाँ +2 रुपया हो गया। तो जहां पे प्लस हुई है इसको हम लोग बोलते हैं आधिक्य बजट, और जहां पे हमें कमी हुई है इससे हम लोग बोलते हैं घाटे का बजट। ओके सर, एक आता है सर मैंने मान के चलिए मैंने 20 रुपया लगाया है और एक साल के बाद मुझे 20 रुपया मिला है, ये हमारा दोनों क्या हो गए? इक्वल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या मेरे दोस्तों? याद रखना है, संतुलित बजट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? संतुलित बजट। एक आधिक्य बजट, एक घाटे का बजट, एक संतुलित बजट। संतुलित बजट उसे कहते हैं सरकार द्वारा लगा गया आय, उनके जब सरकार द्वारा लगा गया आय एक साल के बाद में जब उतना ही रुपया हमें रिटर्न देती है, तो ये हमारा हो गया संतुलित बजट। और घाटे का बजट उसे कहते हैं जब सरकार ने लगाया 10 करोड़ रुपया और सरकार को एक साल के बाद मिल रहा है 8 करोड़ रुपया, तो ये हमारा घाटे का बजट हो गई। और आधिक्य बजट उसे कहते हैं जब सरकार ने लगाया 20 करोड़ रुपया और सरकार को मिल रहे 40 करोड़ रुपया, तो ये हमारा हो गया आधिक्य बजट। ठीक है, अब डेफिनेशन पाइए सर। आधिक्य बजट वह बजट है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से क्या हो? अधिक हो। जितना रुपया का मैंने लगाया उससे कम खर्चा हुई है, तो हमारा सारा क्या हो गया? प्रॉफिट। आधिक्य बजट बातें हैं, सरकार की अनुमानित आय ज्यादा होती है। फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आधिक्य बजट का क्या है मेरे भाई? फॉर्मूला है। ये आधिक्य बजट का क्या है? फॉर्मूला है। आधिक्य बजट बराबर सरकार की अनुमानित आय ज्यादा होगी सरकार के खर्चा से। आधिक्य बजट को अतिरिक्त बजट अथवा बचत का बजट भी कहा जाता है। कभी कभी इसको ना हम लोग मेरे दोस्तों आधिक्य बजट को बचत का बजट भी कहते हैं। यस या नो? 10 रुपया लगाए हैं, 12 रुपया मिल रहा है, तो 2 रुपया क्या होगा? बचत हो गई, तो इसे हम लोग बचत का बजट भी कहते हैं। यह असंतुलन बजट का एक प्रमुख प्रकार है। इस तरह से मेरे दोस्तों आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि घाटे का बजट किसे कहते हैं। तो मेरा आप लोगों को अभी जस्ट समझाया सर, घाटे का बजट का मतलब होता है मैंने 10 रुपया लगाया और मेरा एक साल के बाद हो रहा है कितना? 8 रुपया, तो क्या हो गया मेरा घाटे का बजट। घाटे का बजट वह बजट है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित व्यय सरकार की अनुमानित आय से अधिक होती है। अर्थात घाटे का बजट बराबर होता है क्या? सरकार की अनुमानित व्यय ज्यादा होता है सरकार की अनुमानित आय से। मतलब मेरे दोस्तों मैंने 20 रुपया लगाया और मेरे दोस्तों मुझे मिल रहा है कितना? 18 रुपया, तो क्या हो गया? 2 रुपया मेरा घाटा हो गया। इसको हम लोग बोल देंगे क्या मेरे भाई? घाटे का बजट। तो बजट किसे कहते हैं और बजट के कितने प्रकार होती है, ये क्वेश्चन आप अपने मन में पूरा ठान लेना है मेरे दोस्तों कि याद करना है तो करना है, हर हाल में करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोगों को आज मैं यहीं पे विराम करता हूं। मैं अगला वीडियो में फिर से एक धाकड़ क्लास लेकर आ रहा हूं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का फुल्ली सेट। तो अगर आप लोग तैयार है तो मेरे दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो।